Okay, question number 5. A company can produce any of the four products A, B, C, and D. Only one product can be produced in a production period, and this is to be determined at the beginning of the production run. The production capacity is 1000 hours. Whatever is produced has to be sold, and there is no inventory built up to be considered beyond the production period. The following information is given. Selling price चारों प्रोडक्ट का दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी सोल्ड यानी कि मैक्सिमम मार्केट डिमांड कितना है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स लगता है, व्हाट आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ए बी सी एंड डी. की फैक्टर एक्चुअली रिलेवेंस का पार्ट नहीं है, बाय मिस्टेक ये चैप्टर में आ गया है, इसको सीवीपी भी बोल सकते हैं या फिर की फैक्टर का भी पार्ट बोल सकते हैं. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करने को बोला. अभी ऐसा क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू में आ सकता है, फुल फ्लेज में तो ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता. ठीक है, तो बोले कि कंपनी कैन मैन्युफैक्चर एनी ऑफ इट्स फोर प्रोडक्ट. चारों प्रोडक्ट बना नहीं सकते, चारों में से कोई भी एक ही बना सकते, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो 1000 आवर्स का ही है, और वो 1000 आवर्स में कोई भी एक ही प्रोडक्ट बने. ठीक है, तो ये केस में अपने को एबीसीडी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करना है. यानी कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल कि 1000 आवर्स में अगर सिर्फ ए बनाया तो मार्केट डिमांड फुलफिल हो रहा है क्या. ठीक है, अगर सपोज मार्केट डिमांड उसका जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1000 यूनिट है और अपन बना रहे सपोज 900 यूनिट है, तो जो 100 यूनिट है उसका जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा वो उसके लिए बनेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी कि जो अपन फुलफिल नहीं कर पाएंगे, मार्केट डिमांड जो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा. आया समझ में? बस इतना ही छोटा सा कंसेप्ट है, बाकी सब में कुछ है ही नहीं. तो स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर रेट मिलेगा 40 30 तो 10 50 20 30 60 20 40 70 30 40. अभी hours required per unit 1 hour 15 minutes यानी कि 1.25 होगा, 1 hour 15 minutes अगेन 1.25 और 2 hours. मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम 1000 hours. 1000 hours अपने पास अवेलेबल है, तो 1000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट बनेगा 1000 डिवाइड बाय 1.25 यानी कि अपने का पे कॉम्बिनेशन ही बनाना है, कोई भी एक ही प्रोडक्ट बनाना है. तो अगर पूरा का पूरा 1000 बी को दिया तो 1.25 में एक यूनिट बनता है, तो 1000 आवर्स में कितना बनेगा, कितना आ रहा है 800. यहाँ पे भी 800 और यहाँ पे 500. इसका मार्केट डिमांड कितना दिया है, मार्केट डिमांड 1000 600 900 600. तो सेल्स लॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे 0. 1000 का डिमांड है, अपन 1000 बना पा रहे हैं तो कुछ भी लॉस नहीं होगा. 600 का डिमांड है, अपन 800 बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी सेल्स लॉस नहीं होगा, इवन एक्सेस प्रोडक्शन है. ठीक है, 900 बनाना है 800 ही बन रहा है, 100 यूनिट का लॉस्ट हो रहा है. 600 बनाना है 500 ही बन रहा है, 100 यूनिट का लॉस्ट है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू सेल्स लॉस्ट
इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे नील, यहाँ पे नील, 100 इंटू 40, 4000, और यहाँ पे 100 इंटू अगेन 40, 4000। ये दो जगह पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, यहाँ पे दो जगह पे नहीं है। आया समझ में? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वैसे अपने को फाइंड करना है। पता चला? ओके, चलो लिख लो। क्या हुआ? नहीं होगा, 15 मिनट यानी 0.25 होता है। आप मिनट्स पे काउंट करोगे तो भी सेम होगा। सिर्फ गायिका में बच्चे लोग का एक गड़बड़ होता है कि वो लोग जब उसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं ना तो 1.15 आवर्स ले लेते हैं। 15 मिनट बोला तो 1.15, वो 1.25 होता है क्योंकि 60 मिनट है, वैसा है। तो 60 मिनट के हिसाब से 1.25 होता है वैसे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 6। Chakra Limited manufactures mixer grinders. The manufacture involves assembly of various parts which are processed in the machine shop and are purchased components. The on-off switch, which presently being purchased from the vendor at 4.5 each, annual requirement being 20,000 pieces. The production manager has put up a proposal 2 months back to make the switch in the machine shop. तो अपना मेन जो प्रोडक्ट है मिक्सर ग्राइंडर है, और उसमें ऑन ऑफ का जो स्विच है वो अभी करंटली अपन परचेज कर रहे हैं 4.5 है। 20,000 यूनिट अपने को साल में लगता है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन मैनेजर है बोल रहे हैं कि ये स्विच भी अपन खुद बनाते हैं, बाइंग के जगह पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। He had suggested that company would make profit and save taxes on bought out switches. The costing department was asked to make the estimate for making the item, which showed that cost of making was 4.73. नीचे देखो 4.73 का ब्रेकअप दिया है। तो 40,000 मटेरियल है, 20,000 का लेबर है, 30,000 का ओवरहेड है, टोटल कॉस्ट है 90,000। एक्सपेक्टेड इंक्रीज 5% बोला है। क्या है 5%? पता नहीं। तो 90 प्लस 5% किया तो 94,500 हो रहा है, और इसको आई थिंक 20,000 से डिवाइड किया रहेगा। 94,500 डिवाइड बाय 20,000 करो, तो जो कॉस्ट अकाउंटेड है उसे 4.73 का कॉस्टिंग निकाला, जबकि उसका परचेज प्राइस 4.5 है। ठीक है, तो बेटर ये है कि परचेज करो। द परचेज डिपार्टमेंट कंटिन्यूज बाइंग द आइटम ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट गिवन टू देम। तो वो लोग प्रॉपर डिसीजन ले रहे हैं कि 4.73 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 4.5 में बाय हो रहा है तो बाय करो, मैन्युफैक्चर मत करो। Recently, the vendor has sent a letter requesting the purchase department to grant increase of price of 10% minimum per switch as the input cost has had gone up. तो जो सप्लायर है वो बोल रहे कि 10% से प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो जो 4.5 है वो अभी हो जाएगा 4.5 प्लस 10%, यानी कि 4.95। ठीक है, अभी अगर 4.95 हो गया है तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सस्ता है, 4.73 है। ठीक है, the costing department was once again requested to estimate the cost of making the switch. The costing department re-estimated the cost using the current price and observed that cost of making has gone up to 5.33. ठीक है, तो वो लोग ने री एस्टिमेट किया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, तो बोल रहे कि 5.33 आ रहा है। 5.33 का नीचे ब्रेकअप दिया है
मटेरियल 40 का 48 हो गया, लेबर 20 का 22 हो गया, 10% बढ़ गया, ओवरहेड 30 का 31,500 हो गया, टोटल 1,01,500। एक्सपेक्टेड इंक्रीज 5%। अब ये अगेन एक्सपेक्टेड इंक्रीज आप ऐड किया है, अब नया ही प्राइस दिया तो एक्सपेक्टेड इंक्रीज क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है 1,06,575, इसको 20,000 से डिवाइड करके 5.33 आ रहेगा। The purchase department again decided to continue buying it as it was cheaper to buy than make. The cost estimate of the prepared by the costing department was as under 25% of overhead are fixed, table के नीचे दिए। Required, do you agree with the decision of buying considering the relevant cost? If the cost of making or buying is more or less, what factors other than cost will influence the making decision? यानी कि वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये कैलकुलेशन में अपने को रिलेवेंट कॉस्ट अप्लाई करना है। अब कुछ भी आप इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कि स्टॉक कितना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है वगैरह। ओवरहेड से फिक्स निकालना है बराबर। तो डायरेक्ट मटेरियल तो वेरिएबल है, वेरिएबल रिलेवेंट है, डायरेक्ट लेबर भी रिलेवेंट है। ओवरहेड में वो लोग बोल रहे कि 25% फिक्स है, ठीक है, तो 75% वेरिएबल, अपने को 75% ही रखना है, 25% निकाल देना है, तो टोटल कॉस्ट आएगा। अब एक्सपेक्टेड इंक्रीज के बारे में पूरे सबने कुछ बताया ही नहीं। अब जब भी आप लोगों ने क्लियरली वर्ड यूज किया कि करंट कॉस्ट पे 5.33 निकाला है, अगर वो करंट ही है तो फिर 5% क्यों ऐड किया? आया समझ में? तो वो 5% इंक्रीज का ऐसे वो लोग ने टू बी ऑन सेफर साइड थोड़ा हायर लेने के लिए वो लोग ने वो 5% लिया है, लेकिन हम लोग को रिलेवेंट कॉस्टिंग में वो सब नहीं ले गए। टिल द टाइम वो कंफर्म नहीं होगा हम लोग उसको ले गए नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में बताया नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो अपने को प्राइस मिल सकता है, तो कैलसी पे ले लो, 48,000 प्लस 22,000 एम प्लस पे डाल दो। अब 31,500 का 25% फिक्स है तो वो नहीं चाहिए, तो 75% ही लो, 31,500 का 75% एम प्लस पे डाल दो। एम आर सी डिवाइड बाय एम आर सी करो, टोटल आ जाएगा डिवाइड बाय 20,000, 4.68, और उसका परचेज प्राइस अभी हो रहा है 4.95, तो मैन्युफैक्चरिंग बेटर है। आया समझ में? और प्रीवियस वाले में क्या था, उस पे भी वो कैलसी पे ले लो, 40,000 प्लस 20,000 60 हुआ, 30 का 75% यानी कि 22,500, 4.125, यानी कि तभी भी बाय अच्छा था। ठीक है, तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने, हाँ मेक अच्छा था, सॉरी मैंने बाय 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 मिस्टेक बोल दिया। तो दोनों केस पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने गलत कैलकुलेशन किया है, और परचेज डिपार्टमेंट तो क्या करेगा, कॉस्टिंग वाले गलत देगा तो वो तो उसी पे ही भरोसा करके आगे बढ़ेगा। तो अपने को यही शो करना है कि एक्चुअल कॉस्टिंग इस पर रिलेवेंट क्या है। ठीक है, तो टेबल बना दो, स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। ये क्वेश्चन में किधर भी रिलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, ये लास्ट टाइम में लिखा है रिक्वायर्ड में, डू यू एग्री विद द डिसीजन ऑफ बाइंग कंसिडरिंग द रिलेवेंट कॉस्ट। और अगर नहीं भी लिखा रहेगा ना तो भी तुम लोग जो मेक और बाय डिसीजन रहता है ना, मेक और बाय में तुम लोग परचेज कॉस्ट कंपेयर्ड विद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हैं। तो इस पे जो रिलेवेंट कॉस्ट में जो इरिलेवेंट गिन रहे हैं वो फिक्स कॉस्ट ही है, यानी कि लॉजिक कोई बैठ रहा है कि परचेज कंपेयर्ड विद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, तो अपन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग को रिलेवेंट ले रहे हैं। तो अगर रिलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर को अप्लाई नहीं किया तो भी आंसर वही रहेगा। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट ऐसे ही कॉलम्स बना दो, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस और करंट, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस और करंट, डायरेक्ट मटेरियल 40,000 48,000,
डायरेक्ट लेबर 20 और 22, वेरिएबल ओवरहेड ब्रैकेट में 75%, तो 30,000 का 75% होगा 22,500, और 31,500 का कितना होगा वो लिख लो। ओके, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट ले लो। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करके लिख दो। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट लाइन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 20,000 दोनों में, 20,000 20,000, तो रिलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, रिलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, नेक्स्ट लाइन में लिखो परचेज प्राइस प्रीवियस में 4.5 और करंट में 4.5 प्लस 10%, 4.5 प्लस 10%, 4.95। नेक्स्ट लाइन डिसीजन, दोनों में आएगा मेक। ठीक है, तो नीचे कंक्लूजन लिख दो। For both previous and current estimates, for both previous and current estimates, it is beneficial to make switches. It is beneficial to make switches instead of buy. ओके, अभी वो लोग बोल रहे कि अदर देन कॉस्ट बाकी के फैक्टर्स क्या कंसिडर करोगे, तो अभी तुम लोग बताओ। कॉस्ट के अलावा बाकी के फैक्टर्स और क्या कंसिडर करोगे, यानी अभी स्विचेस बाय कर रहे, अगर खुद बनाने का स्टार्ट किया तो कॉस्टिंग के साइड से तो बनाना ही अच्छा है, लेकिन अदर देन दिस कॉस्ट एंगल बाकी का टेक्निकल एंगल्स वगैरह क्या रहेगा कि जिसके लिए कंपनी को थोड़ा सोचना पड़ेगा, कैपेसिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी करंट जो डिमांड है 20,000 का, मे बी पॉसिबल कि हम लोग को फुलफिल कर पा रहे, लेकिन जब भी डिमांड बढ़ेगा तो अपना कैपेसिटी उतना रहेगा क्या, और क्या रह सकता है। इनपुट का अवेलेबिलिटी बराबर, वो एक फैक्टर आ सकता है कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए और जो लेबर्स चाहिए, ठीक है, वो कंटिन्यूस अपने को मिलने चाहिए। और टेक्निकल एक्सपर्टाइज बोल सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी से अपन स्विच खरीद रहे हैं वो लोग उसी में स्पेशलाइज रहे, और हम लोग मिक्सर बनाने में स्पेशलाइज है, ऑन ऑफ का स्विच फर्स्ट टाइम बना रहे, तो मे बी पॉसिबल कि अपने स्विच का जो क्वालिटी है उतना अच्छा ना हो, so that may hamper the overall production utility of the product। ठीक है, और उससे मार्केट डिमांड भी अपना अफेक्ट हो सकता है। सो क्वालिटी इज वन ऑफ द मेजर इश्यू, क्वालिटी को मेन देखना पड़ेगा कि हम लोग वो क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स जो तुम लोग को वहां पे 2-3 फैक्टर ध्यान में आए वो तुम लोग को वहां पे लिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो लिखो अदर देन फाइनेंशियल फैक्टर्स, following non-financial factors are more crucial
for decision making. Number one, quality of switches manufactured. Quality of switches manufactured, as well as its life, as well as its life should be at par with external purchase. Should be at par with external purchase. Number two, continuous availability of material. Continuous availability of material and labor to manufacture switches. Number three, if demand increases in future, there should be capacity available for in-house manufacture. ठीक है, तो ऐसे अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स दोनों लिख सकते हो, पता चला ना। सिर्फ वो लोग को ये चेक करना है कि बिंग मैनेजर सिर्फ तुम लोग कॉस्टिंग को ही ना देखो, ओवरऑल बिजनेस को भी देखो और उससे डिसाइड करो। और देखा जाए ना तो कॉस्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा पैसा बचा लोगे, लेकिन वो पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग का काफी अच्छा खासा सेल्स डिक्लाइन होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, पहला पास्ट एक्सपीरियंस अपना बहुत अच्छा रहता है वो प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जब भी दूसरी बार खरीदते हैं ना तो उसका क्वालिटी से अपन टोटली डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो अपन डिसाइड ही कर लेते हैं कि अभी ये प्रोडक्ट दूसरी बार हम लोग कभी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो वो परमानेंट सेल्स लॉस्ट है। एक बार कस्टमर के माइंड से वो प्रोडक्ट उतर गए, बाद में हो गए, तो ये सब फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन फाइनेंशियल फैक्टर्स। तुम लोग थोड़ा सा पैसा बचा लोगे, लेकिन इसमें अगर तुम लोग के कस्टमर ही टूट गए तो ड्यूअल लॉस है। एक तुम लोग का रिवेन्यू लॉस होता है और कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर बढ़ता है। तो वो जितना पावरफुल होगा ना वो तुम लोग को और पीछे धकेले। तो इसके लिए तुम लोग को काफी केयरफुल रहना पड़ेगा कि तुम लोग ये सब चीजों को प्रॉपरली ध्यान दो। इसके लिए बहुत सारी कंपनी बहुत पर्टिकुलर है, वो लोग पैसा बचाने के चक्कर में नहीं जाती है। क्वालिटी यानी कंपलसरी हायर कॉस्ट पे भी क्वालिटी मेंटेन करो। लेकिन वो लोग का दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग क्वालिटी बचाने के चक्कर में कॉस्ट इतना बढ़ा देते हैं कि उनका मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहते। अगर वो रेप्यूटेड हो चुके हैं, ब्रांडेड हो चुके हैं, तो ज्यादा प्राइस भी वो लोग चार्ज करेंगे, कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो लोग उतने रेप्यूटेड नहीं है, अभी जस्ट ग्रोइंग स्टेज में है, तो वो लोग को सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है, बाद में मार्केट से आउट होना पड़ता है। तो ये बोलते हैं ना कि बिजनेस जितना इजी दिखता है उतना रियल लाइफ में उतना इजी नहीं है, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। एक एंगल को तो उन्होंने मैनेज किया, दूसरा एंगल बिगड़ जाता है। तो एप्पल जैसा कंपनी अगर वो प्राइसिंग को डबल भी कर देगा ना तो भी लोग ले लेंगे, क्योंकि वो रेप्यूटेड बन चुका है, उसका एक गुडविल क्रिएट हो चुका है। तो लोग चैलेंज नहीं करते कि आप ये इतना प्राइस बोल रहे हो, 1.5 लाख का मोबाइल बोल रहे हो, 1.5 लाख जितना वर्थ क्या है इसमें, कोई चैलेंज नहीं करता है। 1.5 लाख बोला ले दे के खत्म करो, बार्गेनिंग भी ज्यादा करने को जाता नहीं है वैसे। लेकिन वही अगर कोई जैसे रेडमी जैसा कोई कंपनी है या कोई लोअर सेगमेंट वाला कंपनी है, उसने अगर 500 रुपए भी भाव बढ़ाया तो लोग तुरंत सर्च मारना स्टार्ट करते हैं ये रेंज में और कौन सा मोबाइल है जो ज्यादा फीचर देता है। तभी कोई ये नहीं सोचता है कि वो 500 रुपया ज्यादा दे रहा है तो मे भी पॉसिबल कि क्वालिटी अच्छा देता रहेगा, तो वो कोई नहीं सोचता है। तो ये डिफरेंस आता है। तो अपन कौन से स्टेज में है वो ही सब अपने को डिसाइड करना पड़ता है, और इस पे कॉस्टिंग को मैनेज करना बहुत 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 डिफिकल्ट है। क्योंकि कॉस्ट को बचाने को गए तो क्वालिटी सेक्रीफाइस होगा, क्वालिटी सेक्रीफाइस होगा तो सेल्स अफेक्ट होगा, और सेल्स अफेक्ट हुआ तो बाद में कंपनी डायरेक्टली मार्केट से आउट, तो वो भी नहीं कर सकते।
कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो मार्केट में वैसे भी नहीं बिकता है तो भी आउट हो जाएंगे, तो सर्वाइवल करे कैसे? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए कंपनी को वो टाइम पे टेक्निकल एक्सपर्टाइज ज्यादा चाहिए कि कम कॉस्ट में अच्छा क्वालिटी कैसे दे, तो वो डिफिकल्ट है थोड़ा। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The accountant of XYZ Limited has prepared the following estimate on the basis of which he has advised that contract should not be accepted at the price offered. तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वो लोग को मिल रहा है, जो प्राइस वो लोग सामने वाला ऑफर करे, अकाउंटेंट बोल रहा है कि वो एक्सेप्ट मत करो, लॉस होगा। द एस्टिमेट वाज एज फॉलोज: मटेरियल एक्स इन स्टॉक एट ओरिजिनल कॉस्ट 1,50,000, मटेरियल वाई ऑन ऑर्डर एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹180, material Z to be ordered at current price ₹3 lakh, skilled labor 5 lakh 40, unskilled labor 3 lakh, supervisory cost 1 lakh, general overhead 180, total cost is 17 lakh 50, प्राइस ऑफर्ड है 14 lakhs का, सो नेट लॉस होगा 3 lakh 50 का। तो अकाउंटेंट बोल रहा है कि एक्सेप्ट मत करो। अब इसमें से अगर देखा जाए तो जनरल ओवरहेड डायरेक्टली निकल जाएगा, लेकिन फिर भी वो 180 का है। सुपरवाइजरी कॉस्ट वो फिक्स दिख रहा है, आगे अपने को नोट्स रीड करना पड़ेगा, उस पर समझेगा। मटेरियल एक्स का ओरिजिनल कॉस्ट पे बोला है, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट इरिलेवेंट होगा, ठीक है। तो उसका अभी का करंट स्टॉक सिचुएशन क्या है, रेगुलरली यूज, नॉट रेगुलरली यूज वगैरह, वो देख के अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कि ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसको रीवर्क करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल अबाउट द कॉस्ट कंपोनेंट लिस्टेड अबव। First one, material X is an obsolete material. It can be used on another product W, the material for which is available at 1,35,000. Material X requires some adaptation to be used at a cost of ₹15,000. It may take up some time before W's order is confirmed. Until then, storage cost will be 12,000. ध्यान से रीड करो, ऐसा सिमिलर पॉइंट हमने कवर किया, लेकिन ये थोड़ा सा उन्होंने अलग वे से प्रेजेंट किए। तो इस पे रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगा? ये होगा, पहले तो बोला कि वो ऑब्सोलेट मटेरियल है, यानी कि ये जो 1.5 लाख का वो लोग बता रहे हैं वो ऑलरेडी अपन खरीद चुके हैं और वो ऑब्सोलेट है। यूज नहीं होगा। हाँ बराबर बराबर। तो ये 150 तो इरिलेवेंट कॉस्ट है, वो तो लेना ही नहीं है अपने को, क्योंकि वैसे भी हमने वो उसके लिए पैसा डाल दिया है, स्टॉक अपने पास है और वो ऑब्सोलेट हो चुका है, यानी कि उसका भी कोई यूज नहीं। तो उन्होंने ढूंढा तो लोगों को पता चला कि एक प्रोडक्ट है W, एक ऑर्डर है W, जहाँ पे ये यूज हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन वगैरह का कॉस्ट वगैरह सब दिया है, तो वो सब देख के मुझे बताओ फाइनली उसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या गिनेंगे, कितना? ओके ये जो मटेरियल है वो अपन डब्ल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू के लिए बाहर से लेंगे तो 135 में बराबर। 135 सस्ता पड़ता है ना कंपेयर टू ये जो मटेरियल है यूज करेंगे, इसका कॉस्ट 150 दिया है। इसमें 15,000 माइनस ऐड हो जाए वो भी रिलेवेंट कॉस्ट। ओके डब्ल्यू वाला जो है स्टोरेज कॉस्ट भी बचेगा बेस में, क्योंकि डब्ल्यू के लिए टाइम नहीं लगता, स्टोरेज कॉस्ट वो भी बचेगा। ये अडैप्टेशन डब्ल्यू के लिए है कि दोनों के लिए? W के लिए। खाली W। अभी तो जो अपने को ओरिजिनल फॉर्म है वही फॉर्म में मटेरियल चाहिए, यानी कि ये ऑर्डर के लिए अपने को कन्वर्ट नहीं करना है उसको,
वो जो फॉर्म में मटेरियल है वो फॉर्म में अपने को यूज करना है। लेकिन उसका अल्टरनेटिव है कि अगर ये ऑर्डर अपन रिजेक्ट कर रहे हैं तो मटेरियल का क्या करेंगे, तो उसको डब्ल्यू के लिए यूज करेंगे। तो डब्ल्यू के लिए यूज करने के लिए क्या क्या कॉस्ट इंकर होगा और वो बता रहे। सिर्फ 3000। ओके। हम्म। अगर W के लिए यूज नहीं किया तो केवल कुछ अलग ही होगा। ये भी आएगा था जो अवेलेबल था अपना सेम मतलब वो स्टॉक बट अवेलेबल होता है 35 मिनट्स। ओके 15 जैसे। अब देखो ये अपने पास एक मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल एक्स। डब्ल्यू का कुछ इंफॉर्मेशन सेल्स वगैरह दिया नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल एक्स है, हम लोग को ये न्यू ऑर्डर के लिए उसको यूज करना है, ठीक है। और अगर ये न्यू ऑर्डर के लिए यूज नहीं किया तो जनरली अपन क्या करते हैं, उसको रीसेल करते हैं, ठीक है। तो हमने ये खरीदा था 150 में, सपोज एज्यूम करो कि इसका रीसेल प्राइस 135 है, तो अपन ये न्यू ऑर्डर के लिए रिलेवेंट कॉस्ट क्या गिनते हैं, 150 या 135? 135, क्योंकि 150 तो वैसे भी इरिलेवेंट, एक बार पैसा डाला वापस आने वाला है नहीं, मटेरियल ऑलरेडी अपने पास है, उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, तो अपन उसको रीसेल ही करेंगे। 135 उसका रिलेवेंट कॉस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे रीसेल के जगह पे वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसको यूज करेंगे फॉर डब्ल्यू। एक ऑर्डर है जिसका नाम है डब्ल्यू, वो ऑर्डर के लिए अपन उसको यूज करेंगे। अब डब्ल्यू के लिए सीन ऐसा है कि डब्ल्यू के लिए सपोज मटेरियल, मैं एक नाम दे देता हूँ, सपोज पी एक मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो 135 में आता है। हम लोग ये वाले मटेरियल को, एक्स वाले को, एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ पी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केस में 135 ये अपना बचेगा, अगर अपन यहाँ पे यूज करते हैं तो 135 का मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का कॉस्ट कितना है, 15। तो 135 बचाने को जा रहे हैं, लेकिन 15,000 का कॉस्ट इंकर करो, यानी कि नेट सेविंग कितना होगा, तो 135 माइनस 15, क्योंकि उतना तो पैसा डालना पड़ेगा ना, तो सेविंग तो लगा 135 नहीं है। 135 बचाने के लिए 15,000 अपने जेब से पहले डालो, तभी 135 बचेगा। तो इसमें से 15,000 अपना कन्वर्जन में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा कि ये जो ऑर्डर है ये कुछ टाइम बाद अपने हाथ में आने वाला है, अभी तुरंत स्टार्ट नहीं होगा। तो तब तक तो इसको कन्वर्ट करो या मत करो, स्टोर तो करना ही पड़ेगा ना। तो लोग बोले कि स्टोरेज का कॉस्ट जाएगा, कितना जाएगा, 12। तो अपना सेविंग और कम हो जाएगा 12,000 से, क्योंकि 2 महीना अपने को ये गोडाउन का रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो इसको पी के जगह पे यूज करने का नेट बेनिफिट क्या कितना मिलेगा, तो 135 माइनस 15 माइनस 12, समझ में आया क्या, कितना आ रहा है, 1,08,000। 1,08,000। तो इसका नेट सेविंग 1,08,000 ही है। तो जैसे अपन जनरल सब में करते हैं कि अगर मटेरियल ऑब्सोलीट है, उसका अल्टरनेटिव यूज नहीं है, तो अपन उसका रीसेल प्राइस को रिलेवेंट गिनते हैं, या फिर रीसेल प्राइस इनडायरेक्टली 1,08,000 है। पता चला, क्योंकि मार्केट में बेचने को जाए मे भी पॉसिबल कि उसको कुछ आते ही नहीं रहेगा, तो उसके लिए पे मीन्स जो मटेरियल है उसके सब्स्टिट्यूट के हिसाब से यूज करो, लेकिन सेविंग 135 माइनस 12 माइनस 50 यानी 1,08,000 का ही सेविंग है, तो इसका रिलेवेंट कॉस्ट आएगा 1,08,000। समझा, क्लियर है ना। ओके, तो ये हो गया रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स। मटेरियल एक्स ही है ना उसका नाम, हाँ। तो स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट,
एक ही कॉलम बना तो चलेगा। बाद में एक साथ लिख लेते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, मटेरियल वाई ऑन ऑर्डर एट करंट एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1,80,000। हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, 1,80,000 का उसका प्राइस है। अब वाई के बारे में क्या बता रहा है वो देखो, पॉइंट नंबर बी, मटेरियल बाय वाई इज ऑर्डर फॉर सम अदर प्रोडक्ट विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, इट इज नाउ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 1,55,000। तो 180 तो इरिलेवेंट है, यानी तुमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करो मत करो, एक बार तूने मटेरियल को ऑर्डर कर दिया, तुमको 180 पे करना ही है। सो दैट इज बिकम सunk कॉस्ट। ऑर्डर एक्सेप्ट करो मत करो, दोनों सिचुएशन में रहेगा ही। सिर्फ 155 का जो अपन रीसेल करने वाले थे वो अभी नहीं कर पाएंगे, सो दैट विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मटेरियल वाई का कॉस्ट आएगा 155। ठीक है, बीच का जो पैसा परचेस कॉस्ट ऑफ रीसेल वैल्यू का बीच का जो लॉस है उसको हम लोग कैसे, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो अपने को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और फर्स्ट थिंग ये है कि इस पे वापस एक बार ध्यान में रखने जैसा पॉइंट ये है कि रिलेवेंट कॉस्टिंग रेगुलर लाइफ में यूज नहीं कर सकते। अब ये वन टाइम ऑर्डर है, अगर हर ऑर्डर के लिए तुमने बोला कि रिलेवेंट कॉस्ट ही लो तो कंपनी पूरा लॉस पे जाएगा। रेगुलर इस पे नहीं कर सकते। रेगुलर इस पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यार, ये पानी का बॉटल का कंपनी है। अब ये पानी के बॉटल वाला कंपनी अगर हर चीज में रिलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई करेगा तो फिक्स कॉस्ट ऐड ही नहीं करेगा। अगर फिक्स कॉस्ट ऐड ही नहीं किया, उसका कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कम होगा। अरे सेलिंग प्राइस तूने कम रखा तो सिर्फ अपना रिलेवेंट कॉस्ट ही रिकवर कर रहा है, और एक मिनिमम प्रॉफिट जो तूने बोला है वो तो रिकवर कर रहा है। तो फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए पैसा बचेगा कहां से? तुझे अपने रेगुलर सेल से ही फिक्स कॉस्ट पे करना है। तो फिक्स कॉस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो अपने को रेगुलर प्रोडक्ट से रिकवर करना ही है। रिलेवेंट कॉस्टिंग तब भी अप्लाई होता है कि जब भी अपना रेगुलर फिक्स कॉस्ट वो अपने रेगुलर प्रोडक्ट से रिकवर ऑलरेडी हो रहा है। तो ये जो नए नए ऑर्डर्स ले रहे हैं ना, इस पे अपने को सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट, वो ऑर्डर से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो ही रिकवर करना है। जो रेगुलर कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट के वगैरह वो अपन रिकवर करने को ट्राई नहीं कर रहे, तो ये चल सकता है। लेकिन अगर अपना रेगुलर प्रोडक्ट ही नहीं है और मेन प्रोडक्ट के लिए रिलेवेंट कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी कभी आ ही नहीं पाएगा आगे, कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएगा, ऑलवेज वो लॉस पे रहेगा। हाँ समझ में। इसीलिए देखो जो भी स्टार्टअप वगैरह आते हैं ना, जैसे स्विगी जोमेटो, जब भी वो लोग आए थे तभी उन्हें इनिशियली फ्री डिलीवरी, बाद में वापस तो उनके बिल के ऊपर 10% का डिस्काउंट, कूपन्स, ये सब लेके आए। अभी कहाँ आता है? अभी नहीं आता है। अभी रेगुलर प्राइस वो लोग चार्ज करते हैं, डिलीवरी चार्जेस वो लोग चार्ज करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बैंक का ऑफर वगैरह लेके आए, लेकिन वो बैंक वाले देते हैं, ये लोग नहीं दे रहे वो, क्योंकि बैंक को अपना क्रेडिट कार्ड का सेल बढ़ाना है। तो ज्यादा ऑफर दिया, बहुत सारी जगह पे उन लोग का नाम दिखाई दिया, जैसे अगर एसबीआई, वो हर जगह पे रहता है, ठीक है। तो उससे वो लोग का कस्टमर बेस बढ़ता है, तो लोग बोलेंगे क्रेडिट कार्ड लेना है तो किसका लो, जिसपे ऑफर ज्यादा है, यानी कि एसबीआई, तो एसबीआई का लेते हैं। तो वो लोग वो कंसेप्ट के ऊपर काम करे, तो लोग को वो देना ही है, वो लोग का मार्केटिंग कॉस्ट है वो। आया समझ में? ठीक है। तो पॉइंट यही है कि ये वन टाइम ऑर्डर के लिए अप्लाई करोगे, रेगुलर प्रोडक्ट के लिए रिलेवेंट कॉस्टिंग वगैरह अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो मटेरियल का कॉस्ट है वो पूरा ही लेना पड़ेगा। तो उसमें ये सब 155 वगैरह नहीं लेंगे, 180 पूरा ही लेंगे। ठीक है। अब ये चैप्टर अपने को क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जहाँ पे स्पेशल ऑर्डर्स रहेंगे, या अपने को कहीं पे नई जगह पे एंटर होना है, और वो टाइम पे रेगुलर कॉस्टिंग वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर पा रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में ऐसे रहता है कि तुम लोग का ना एंट्री बहुत डिफिकल्ट है। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे केडीएमसी का केस लो, अब केडीएमसी को जो रोड वगैरह बनाना रहेगा, यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे ना, यानी कि जो पॉलिटिशियंस है, उनके ही पहचान वाले कॉन्ट्रैक्टर्स वो काम लेते रहे, क्योंकि पॉलिटिशियंस को अपना शेयर मिलता है उस पर। ठीक है, तो लोग दूसरे को लाने को देते नहीं है। तो अगर तुम लोग को उस पर घुसना है तो बहुत डिफिकल्ट है, तो वो टाइम पे तुम लोग का प्राइसिंग वो कॉन्ट्रैक्टर के प्राइसिंग से बहुत कम रहना चाहिए। और वो टाइम पे अगर तुम लोग रेगुलर कॉस्टिंग पकड़ के बैठे तो तुम लोग कभी घुस ही नहीं पाओगे वो फील्ड में। तो इनिशियली 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग कभी कभी इवन लॉस पे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
ठीक है। लेकिन एक बार नाम हो गया अपने, वो बोलते हैं ना कि जैसे अपना सीवी रहता है वैसे कंपनी के प्रोफाइल में वो ऐड हो गया है कि हमने इतने इतने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरटेक किए हैं, ठीक है। बाद में वो लोग को बड़े ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होगा, वो लोग का एलिजिबिलिटी स्टार्ट होगा। जब तक लोग फ्रेशर्स है तब तक वो लोग को काम नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है। अभी जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो आते हैं जैसे कि, ये ब्रिजेस रोड्स वगैरह बनाने, तो एल&टी यू उठा के लेके जाता है। एक तो बहुत पुराना कंपनी है, ह्यूज फंड्स है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, हर चीज है उनके पास। तो लोग कॉन्ट्रैक्ट एकदम फटाक से उठा के लेके जाते हैं, कितना भी डिफिकल्ट क्यों काम ना हो वो लोग कर लेते हैं। अभी ये जो अटल सेतु वगैरह बना, आई थिंक वो भी एल&टी नहीं बना है, तो वो लोग के लिए वो नया फील्ड था कि समुद्र के अंदर कैसे काम करे, लेकिन फिर भी वो लोग इंजीनियर हायर करके वो लोग काम कर लेते वो। लेकिन वही अगर नई कंपनी को बोला कि अगर ऐसा कोई पहले ही काम ऐसा कोई ले, तो बोले कि पहले रेगुलर काम तो कर, बाद में ये सब बड़े बड़े काम पे आए। तो बड़े काम लेने के लिए पहले छोटे काम एग्जीक्यूट किए हुए रहने चाहिए। तो वो टाइम पे अपन रिलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ठीक है। कम प्राइस में ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे कि जितना मिनिमम अपने को कॉस्ट चाहिए उतना रिकवर होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ एक टाइम पे तो भी चलेगा, ठीक है। और वो एग्जीक्यूट कर लो, एक बार नाम हो गया बाद में हम लोग रेगुलर प्राइस चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। आया समझ में? चलो आगे, मटेरियल जेड कितना चाहिए? टू बी ऑर्डर्ड एट करंट प्राइस और ₹3 लाख, वहां पे लिखा ही है टू बी ऑर्डर्ड, यानी है ही नहीं, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिलेवेंट होगा, स्टॉक ही नहीं है। आगे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? तो 3 लाख, नोट नंबर 3 मटेरियल हो गया। अभी नेक्स्ट लेबर, लेबर में स्किल्ड 540 का चाहिए। क्या बता रहे स्किल्ड के बारे में, देखते हैं। Skilled labor can work on other contracts which are presently operated by semi-skilled labor at a cost of ₹4 lakh. Skilled labor can work on other contract which are presently operated by semi-skilled labor at a cost of ₹4 lakh. तो अभी देखो अपने को स्किल्ड वर्कर चाहिए जिसका 540 का कॉस्ट है, ठीक है। मीन्स अभी अपने पास ऑलरेडी है स्किल्ड वर्कर, देखिए 540 का वो लोग का कॉस्ट है, और वो लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी अनस्किल्ड वर्कर को कोई और कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसको अपन पे करें 4 लाख रुपए, ठीक है। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या गिनेंगे, 540 या 4 लाख, या डिफरेंस? ओके, डिफरेंस देखो, अपने अपने पास स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल हो रहे, यानी कि लोग ने ऐसा नहीं बोला कि उसका स्किल्ड सिटी है वगैरह। तो स्किल्ड वर्कर्स अगर अपन ये वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेके आएंगे तो वो लोग अभी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे अनस्किल्ड वर्कर का काम कर रहे हैं। तो जब भी अपन ये वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसके लिए अपन ये वर्किंग कर रहे हैं वहां पे ये स्किल्ड वर्कर्स को लेके आएंगे, तो दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनस्किल्ड को हायर करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 4 लाख। यानी कि अगर ये वाला ऑर्डर हम लोग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो ये स्किल्ड वर्कर ये दूसरा ऑर्डर पे काम करते रहेंगे, बराबर। वो लोग ने ऐसा कहा बोले कि वो लोग को जॉब से निकालो वगैरह, यानी कि हम लोग उसको जॉब से नहीं निकालेंगे। यानी कि स्किल्ड वर्कर को या तो नए वाले ऑर्डर पे काम कराओ या तो दूसरे ऑर्डर पे अनस्किल्ड की जगह पे काम कराओ, लेकिन वो लोग को जॉब से निकालना नहीं है। यानी कि कुछ भी हो जाए 540 तो वैसे भी पे करना ही है। थोड़ा समझने को ट्राई करो, थोड़ा सा ट्रिकी है ये समझना, ठीक है। हमारे पास स्किल्ड वर्कर है, ठीक है। मैं ऑर्डर का नाम दे देता हूँ, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2। अभी ये ऑर्डर 1 के लिए अपन बात कर रहे हैं, हम लोग ऑर्डर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्किल्ड वर्कर ऑलरेडी ऑर्डर 2 पे काम कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर,
तभी मुझे बताओ, ऑर्डर 1 एक्सेप्ट किया तो स्किल्ड वर्कर को कितना पे करना पड़ेगा? 5,40,000। वो लोग अनस्किल्ड के जगह पे काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड का वेजेस कम है, 4 लाख है, लेकिन वो लोग अनस्किल्ड के वेजेस पे थोड़ी काम करेंगे, बोलेंगे हम तो स्किल्ड है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रसाद सर ने मुझे हायर किया, मैं फाइनल्स का लेक्चर लेता हूँ, यानी कि मैं स्किल्ड वर्कर हो गए। अब सपोज अभी कोई फाइनल का बैच नहीं है, तो प्रसाद सर ने डिसाइड किया चलो एक फाउंडेशन का बैच स्टार्ट करते। अब ऑब्वियसली जो फाइनल सिखा सकते हो फाउंडेशन सिखा ही सकता है, तो मुझे ही सर ने बोला कि सर आप फाउंडेशन का भी ले लो। तो क्या मैं मेरा वेजेस कम करूंगा क्या, क्योंकि मैं फाउंडेशन का सिखा रहा हूँ? मैं तो बोलूंगा वो आपका प्रॉब्लम है, मुझे फाइनल का बैच दे दो, मैं फाइनल को सिखाता हूँ। आपके पास बैच नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है, आप देखो। तो प्रसाद सर को फाउंडेशन के लिए दूसरा फैकल्टी हायर करना और मुझे भी पगार देना, दो पगार क्यों देंगे? तो प्रसाद सर बोलेंगे जब भी फाइनल का बैच नहीं रहेगा तभी आप फाउंडेशन को सिखाओ, आपका पगार उतना ही रहेगा, पगार कम नहीं करेगा। क्यों? वर्कर इज स्किल्ड। वो अपना इनकम क्यों छोड़ेगा? कंपनी के प्रॉब्लम के लिए मैं अपना इनकम क्यों छोड़ू? पॉइंट आया समझ में? तो अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट 1 अंडरटेक नहीं हुआ तो ये स्किल्ड वर्कर को जॉब से निकालने की जगह पे उसको यहां पे काम कराएंगे इन प्लेस ऑफ अनस्किल्ड, लेकिन पगार तो 5,40,000 देना पड़ेगा। और अगर ये 1 वाला ऑर्डर ले लिया तो भी ये 5,40,000 अपने को देना ही है वो वर्कर को, यानी कि 5,40,000 दोनों जगह पे है, यानी कि वो क्या हो गया? इररिलेवेंट। लेकिन अगर 1 एक्सेप्ट किया तो 2 के लिए अपन कौन हायर करेंगे? अभी फॉर एग्जांपल फाइनल का एक बैच बन गया है, तो प्रसाद सर फाउंडेशन के लिए क्या एक्सपर्ट को लेके आएंगे कि फाउंडेशन वाला फैकल्टी लेके आएगा? फाउंडेशन वाला। डिफरेंस आ रहा है समझ में? तो अगर ये केस में 1 एक्सेप्ट कर लिया तो ये वाले वर्कर यहाँ पे आ जाएंगे, तो 2 के लिए हम लोग वापस स्किल्ड को लेके नहीं आएंगे, सेमी स्किल्ड का ही काम है, सेमी स्किल्ड को लेके आओ, 4 लाख ही पे करना पड़ेगा। यानी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर 1, अगर ऑर्डर 1 एक्सेप्ट किया तो कंपनी का इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है? तो 4 लाख है, 5,40,000 नहीं है। सर तो वो जो 1,40,000 हम लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे। एक्स्ट्रा क्यों पे करेगा? देख, अगर तूने 1 एक्सेप्ट नहीं किया हाँ तो तू वैसे भी स्किल्ड वर्कर को जॉब से नहीं निकाल रहा है, हाँ तो वो लोग को काम करवाएगा, कहाँ पे काम कराएगा? ऑर्डर 2 पे। वहां पे वर्कर को एक्चुअली 4 लाख रुपए पेबल था, लेकिन तुझे अपने स्किल्ड वर्कर को रिटेन करना है, निकालना नहीं है, तो तू 4 लाख की जगह पे 5,40,000 पे करके स्किल्ड के पास वो काम कराएगा। तो वही जो 4 के जगह पे 5,40,000 यूज करेंगे उसका 1,40,000 हम लोग ज्यादा पे नहीं 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 नहीं। अब दूसरा, ये एक पार्ट हुआ, ठीक है, जब तक 1 नहीं है तब तक का क्या सिचुएशन क्या है वो हमने सोच लिया कि 5,40,000 अपने को वर्कर्स को देना है। अब जब भी तूने 1 वाला एक्सेप्ट करने का सोचा तो सिचुएशन क्या होगा? तो तू पहले ये वर्कर्स को यहां से निकाल के यहाँ पे लेके आएगा। पहले भी तो 540 वो वर्कर्स को दे रहा था, जब भी 1 पे लेके आएगा तो भी 540 पे करेगा, वर्कर तो सेम ही है। लेकिन तुझे ये वाले ऑर्डर के लिए अभी नए वर्कर लाने पड़ेंगे, तो वो क्यों लाने पड़ रहे हैं? क्योंकि 1 एक्सेप्ट कर रहा है, तो 1 एक्सेप्ट करने के लिए जो 2 के लिए पे कर रहा है दैट विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो टाइम पे तू 4 लाख वाले वर्कर्स लेके आएगा, 540 वाला वर्कर नहीं लेके आएगा। तो 5,00,000 को भी काइंड ऑफ फिक्स कॉस्ट हो गया। वो फिक्स कॉस्ट है, वो सम कॉस्ट है। हाँ, और 1 वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करो या मत करो, दोनों सिचुएशन में 540 पेएबल है। समझा? थोड़ा सा ट्रिकी था ये समझने के लिए। क्लियर है ना? ऐसे ओके, तो ये हो जाएगा। पेपर में ऐसा आया तो इतना लोग नहीं करेगा। वही तो काम है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस इसीलिए तो करना है तुम लोग को, डायरेक्टली जब हमारा एग्जाम में तो फिर नहीं चलेगा। घर पे पहले प्रैक्टिस किया रहेगा तो तुम लोग ये सब सोचोगे और वही तुम लोग अप्लाई करोगे वहां पे एग्जाम। चलो आगे क्या बोला है? अनस्किल्ड, अनस्किल्ड का 3 लाख का वेजेस है। अब अनस्किल्ड के बारे में क्या बोला है? अनस्किल्ड लेबर्स आर स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो 3 लाख। आगे क्या है? सुपरवाइजरी, 1 लाख का सुपरवाइजरी है,
क्या बता रहे? सुपरवाइजरी स्टाफ विल रिमेन वेदर और नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड. ओनली 2 of them can replace other position where the salary is ₹50,000. तो सुपरवाइजरी स्टाफ है, वो लोग को हम लोग जॉब से नहीं निकालेंगे, चाहे ऑर्डर है या नहीं है. ठीक है, तो वो बन गया सम कॉस्ट. यानी कि तुम लोग को सिंपल रिलेवेंट कॉस्टिंग में ऐसा एक सोचना है कि जो ऑर्डर के लिए अपन बात कर रहे हैं, वो ऑर्डर लिया तो क्या कॉस्ट बढ़ेगा. ठीक है, वो तो ना का स्पेसिफिक टू दैट ऑर्डर है, वो रिलेवेंट है. जो बाकी का कॉस्ट है जो चेंज नहीं होता है, ऑर्डर एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, वो सम कॉस्ट है, वो नहीं आएगा. ठीक है, तो सुपरवाइजरी स्टाफ वाले बोल रहे कि दे विल नॉट बी रिट्रेंच्ड, यानी कि वो लोग को वो निकालेंगे नहीं. ठीक है, लेकिन वो लोग बोल रहे कि इसमें से 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं कि जो लोग को दूसरे पोजीशन पे अपन भेज देंगे काम करने के लिए, और वहां पे सैलरी पे अपन पे करें 50,000 का. ठीक है, यानी कि अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो अपन वो 2 एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे काम करवा के वहां के 50,000 को सेव करेंगे. और अगर हमने ये काम स्टार्ट कर दिया तो ये लोग को वापस अपने ऑर्डर पे लाना पड़ेगा, यानी कि दूसरे जगह पे 50,000 का पे करना पड़ेगा. तो 50,000 रिलेवेंट है. समझ में आया? हाँ, इंक्रीमेंटल बराबर. चलो आगे क्या है? ओवरहेड कितने का है? 180. ठीक है, 180. अब इस पे क्या बता रहे? ओवरहेड आर चार्ज एट 33 and 1/3% ऑफ स्किल्ड लेबर. 33 1/3 यानी कि 1/3 हुआ. स्किल्ड लेबर 5,40,000 का है, 5,40,000 का 1/3 निकालो तो 180. तो उतना ही वो लोग ने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिया है. ठीक है, अब इसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं? ओनली 125,000 वुड बी अवॉइडेड. ठीक है, यानी कि अगर ऑर्डर एक्सेप्ट किया और ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, ये दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? वो लोग बोल रहे कि जो ओवरहेड यहाँ पे स्टेटमेंट में लिया है वो 1/3 ऑफ स्किल्ड वेजेस लिया है, तो वो अपोर्शन्ड है. ठीक है, एब्जॉर्ब्ड है, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को अपन इररिलेवेंट गिनते हैं. लेकिन वो लोग बोल रहे कि अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो 1,25,000 कैन बी अवॉइडेड, यानी कि वो स्पेसिफिकली इनकर कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली इनकर कर रहे हैं और वो फ्यूचर का है, यानी कि अगर ऑर्डर लिया तो वो पेएबल होगा, अदरवाइज वो पेएबल नहीं होगा, सो दैट विल बिकम रिलेवेंट. आया समझ में? तो ओवरहेड में स्पेसिफिक ओवरहेड 125 है ना? यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल XYZ दे दिया हमने आंसर. Relevant cost of labor, skilled and unskilled. Relevant cost of supervisory and general overhead. If the contract is accepted, what would be the resulting financial impact on XYZ's profit? Contract price कितना है? 14 lakhs है. चलो तब ये टोटल आउटर में शिफ्ट करते हैं. ये बताओ कितना आ रहा है? पहला 563, 750 प्लस 125 कितना? 1438. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड. 38,000 का लॉस हो रहा है. आया समझ में? वो ज्यादा दिख रहा है ना, वो कितना दिख रहा है? 3.5 लाख का दिख रहा है. ठीक है, ओके. टेबल हो गया ना सभी का? लिख के नोट्स लिख लो. नोट नंबर 1, मटेरियल एक्स.
लिखो material X is an obsolete material it can be used as a substitute of material. It can be used as a substitute of material for another order W. For another order W. To be used as a substitute, net savings would be नीचे लिखो equal to price of other material less conversion cost less storage cost equal to 135 minus 15 minus 12. 135 minus 15 minus 12. ठीक है 1,08,000. Note number 2. Material Y is no longer required. Material Y is no longer required. Hence, residual value will become relevant. Hence, residual value will become relevant. Next, note number 3. Material Z is not in stock. Material Z is not in stock. Hence, replacement cost will become relevant. Next, number 4. Skilled workers will be transferred from another contract where semi-skilled workers will require to be employed. Semi-skilled workers will require to be employed for rupees 4 lakh. For rupees 4 lakh. Hence, opportunity cost of rupees 4 lakh. Hence, opportunity cost of rupees 4 lakh will become relevant. Next, unskilled laborers are specifically employed. Hence,
it is incremental cost. It is incremental cost to become relevant. Next, supervisory staff will not be removed. Will not be removed. Hence, they will become sunk cost. They will become sunk cost. Only rupees 50,000. Only rupees 50,000 will be considered as opportunity cost. Okay, next. Uh, Overhead are absorbed at 33 and one third percent of skilled labor. At 33 and one third percent of skilled labor. Out of these, avoidable overheads are only rupees 1,25,000. Therefore, these are specific incremental overhead. These are specific incremental overhead which would become relevant. तो क्या अभी इसका कंक्लूजन लिखना है वो लिख लो. Conclusion. By accepting the order, there would be a loss of rupees 38,000. There would be a loss of rupees 38,000. Therefore, order should not be accepted.